आज की वीडियो में हम लोग साइको एनालिटिक मॉडल के सेकंड टॉपिक के ऊपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और सेकंड टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो जिस तरह फ्रॉइड ने ह्यूमन माइंड की 3 लेवल्स बताई थी, बिल्कुल वैसे ही फ्रॉइड ने पर्सनालिटी के भी 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो, जिसे फ्रॉइड ने स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ मेंटल लाइफ भी कहा है। सबसे पहला पर्सनालिटी का जो कंपोनेंट है वो है इड कंपोनेंट। इड का मतलब होता है डिज़ायर या नीड। इड वो कंपोनेंट है जो कि इंडिविजुअल के अंदर बर्थ से लेके डेथ तक मौजूद होता है, ठीक है। और ये कंपोनेंट कम्प्लीटली प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि इड का मतलब मैंने आपको बताया डिज़ायर या नीड। यानी इंडिविजुअल के अंदर जब भी कोई नीड वो महसूस करता है तो वो चाहता है कि उसकी नीड इमीडिएटली फुलफ़िल हो। जब उसकी नीड इमीडिएटली ग्रेटिफाई होती है तो वो प्लेजर फील करता है, एक खुशी फील करता है, ठीक है। और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो रियलिटी को और मॉरल कंसिडरेशन को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, ठीक है। क्योंकि बड़ा सेल्फिश किस्म का कंपोनेंट है पर्सनालिटी का, जिसमें इंडिविजुअल सिर्फ अपनी नीड के ऊपर फोकस करता है और चाहता है कि उसको ही इमीडिएटली फुलफ़िल किया जाए ताकि मुझे प्लेजर फील हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिविजुअल को क्लास के दौरान भूख लगी है तो जाहिर है क्लासरूम के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि क्लासरूम में वो नहीं खा पी सकता जब तक कि ब्रेक ना हो, ठीक है। ब्रेक में आपको अलाउ है कि आप खा सकते हैं। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल में ईट का कंपोनेंट मौजूद है तो वो क्या करेगा, अपने रूल्स को ब्रेक कर देगा और क्लासरूम में ही खाना पीना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने क्या किया, सिर्फ अपनी नीड पर फोकस किया। बिल्कुल इसी तरह कि आप एक बहुत लंबी लाइन पर लगे हैं जहाँ पे आपको बिल पे करना और साथ में आपको प्यास लगे। अब आपका इड कहता है कि आप पानी पीने के लिए लाइन से हट जाए, तो जिसमें इड कंपोनेंट ज़्यादा होगा वो अपनी नीड पर फोकस करेगा और उस लाइन से हट जाएगा और उसका जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो यानी इड जो है बड़ा सेल्फिश किस्म का कंपोनेंट है, जिसमें इंसान का फोकस सारा अपनी नीड पर रहता है कि उसको फौरी तौर पे फुलफ़िल किया जाए ताकि उसे प्लेजर फील हो। अब फ्रॉइड का मानना था कि एक छोटे बच्चे के अंदर, यानी एक बच्चा जो कि दुनिया में आता है, उसके अंदर इट का कंपोनेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इट का कंपोनेंट होता है। और इट जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है उसकी पर्सनालिटी में उस वक्त, क्योंकि वो छोटा बच्चा अपनी नीड्स को मुंह से नहीं बता सकता, ठीक है, वो बोल नहीं सकता। तो उसके अंदर जो क्राइंग बिहेवियर होता है उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है या प्यास लगी है, ठीक है। तो उस वक्त बच्चे में इडी कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो बच्चा छोटा होता है, वो चाहता है सिर्फ उसकी नीड फुलफ़िल की जाए। उसको अभी रियलिटी का या मॉरलिटी का तो नहीं पता उस एज में, तो वो सिर्फ अपनी नीड पे फोकस करता है। तो फ्रॉइड ये कहता है कि उस वक्त तक इट का होना बहुत ज़रूरी है और इट बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है उसकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। लेकिन बड़े होने के बाद भी एक मतलब एडल्टहुड में आने के बाद भी अगर एक इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ इट का कंपोनेंट मौजूद है तो वो चीज़ इंसान के अंदर डिसरप्टिव और सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स पैदा कर सकती है, ठीक है। क्योंकि वो बड़ा होने के बाद भी यही चाहता है कि सिर्फ उसकी नीड्स फुलफ़िल की जाए, रियलिटी को वो कंसीडर नहीं कर रहा, मोरालिटी को वो कंसीडर नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी नीड्स पे फोकस कर रहा है, वो इतना सेल्फिश है। तो वो अपनी नीड्स के लिए किसी का भी खून कर सकता है, किसी मतलब चोरी कर सकता है। तो ये एक तरह का सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, राइट। तो वो इस तरह के बिहेवियर्स इख्तियार कर जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इड का होना बहुत ज़्यादा जो है ख़तरे की बात भी हो सकती है। तो इसलिए एक छोटी उम्र में इड का होना बहुत वाइटल रोल प्ले करता है पर्सनालिटी में। लेकिन अगर एडल्टहुड तक भी आपके अंदर सिर्फ इट का कंपोनेंट मौजूद है तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स पैदा कर सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे फ्रॉइड ने की थी कि अगर एक इंडिविजुअल की नीड फुलफ़िल नहीं होती, चाहे वो इंडिविजुअल छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके अंदर स्टेट ऑफ एंजाइटी या स्टेट ऑफ टेंशन पैदा हो जाता है, ठीक है। वो एंजाइटी में चला जाता है कि उसकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो रही। तो इससे बचने के लिए फ्रॉइड ने क्या बताया है कि आप अपनी टेंशन को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ये थिंकिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने जहन में, अपनी सोचों में एक मेंटल इमेज बनाते हैं उस चीज़ का जिस चीज़ की आपको नीड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप डेजर्ट में फंस गए हैं और वहाँ आपको पानी की नीड है और पानी आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, ज़ाहिर है आप अपने जहन में एक मेंटल इमेज बनाते हैं पानी का और ख़ुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हाँ, आपकी जो नीड है वो किसी हद तक फुलफ़िल हो रही है,
ठीक है, तो ये एक जो तरीका है वो फ्रॉइड ने बताया है कि इंसान, वो लोग जिनकी नीड्स फुलफ़िल नहीं होती है, वो फिर मेंटल इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं और खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ईगो पर्सनालिटी का सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये इड से ही ड्राइव्ड होता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे के अंदर इड से ईगो डेवलप हो जाता है। यानी अब बच्चे के अंदर दो पर्सनालिटी कंपोनेंट है, इड एंड ईगो। ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो के दरमियान में होता है और दोनों को रेगुलेट करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ईगो कंप्लीटली रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि इससे पहले का जो कंपोनेंट हमने पढ़ा था उसमें इड प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा था और रियलिटी को इग्नोर करके, जबकि ईगो जो है रियलिटी को कंसीडर करते हुए नीड्स को फुलफ़िल करता है। यानी इंडिविजुअल के अंदर मैंने कहा दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद है, इड एंड ईगो। अगर इंडिविजुअल का इड किसी भी किस्म की नीड या विश को बताता है कि उसकी अभी नीड ये है या उसका डिज़ायर ये है कि उसको फला चीज़ चाहिए, तो उसका ईगो क्या करेगा, उसे बताएगा कि रियलिटी क्या है। अगर रियलिटी रियलिटी में अगर उसका जो नीड की फुलफ़िलमेंट, इमीडिएट फुलफ़िलमेंट पॉसिबल होगी तो उसकी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर रियलिटी के मुताबिक, रियलिटी को देखते हुए अगर उसकी नीड की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो ईगो क्या करता है, उसकी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर देता है कि तुम्हारी ये नीड इस वक्त पॉसिबल नहीं है फुलफ़िल होना, तो ये कुछ टाइम बाद ग्रेटिफाई हो जाएगी, यानी उसकी नीड को डिले कर देता है। अब मैं आपको ये एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि एक अगर छोटा बच्चा है जो एग्ज़ाम्स के दौरान कार्टून मूवीज़ देख रहा है, इतने में इसकी मदर आती है और टीवी ऑफ़ कर देती है और उससे कहती है कि अभी तुम एग्ज़ाम्स की तैयारी करो फिर कार्टून मूवीज़ देखना। और इस वक्त बच्चे के अंदर जो पर्सनैलिटी है उसमें दो कंपोनेंट मौजूद है, इड एंड ईगो। अब बच्चे का इड चाहता है कि वो कार्टून्स देखें क्योंकि इसकी डिज़ायर, उसकी विश यही है ना कि वो कार्टून्स देखें, एंजॉय करें। लेकिन उसका ईगो से समझाता है कि देखो इस वक्त रियलिटी क्या है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स है, सो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्ज़ाम्स। फिर उसके बाद तुम जितनी चाहो कार्टून मूवीज़ देखना, यानी अपनी नीड को बाद में फुलफ़िल करना। यानी कि उसके ईगो ने क्या किया, उसकी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर दिया। सही है, इस तरह ईगो वर्कआउट करता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनकी नीड्स सिर्फ डिले होती रहती हैं, फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से भी इंडिविजुअल स्टेट ऑफ टेंशन या स्टेट ऑफ एंजाइटी में मुब्तला हो जाता है क्योंकि उसको वो इम्पल्स नहीं मिल रहा होता जो वो चाह रहा होता है, वो डिले होता जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉइड ने बताया है कि वो यहाँ सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। अब ये क्या है, यानी कि अपनी उस नीड का कोई ऑल्टरनेट वे तलाश करता है और अपनी ईट की डिज़ायर को फुलफ़िल करता है। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है वो किसी ख़ास ब्रांड के कपड़े पहनना चाहता है और रोज़ जब भी उसको हर महीने सैलरी मिलती है तो वो किसी ना किसी घर के खर्चे में निकल जाती है। अब वो अपनी सैलरी को सेव नहीं कर पा रहा, सेविंग नहीं हो पा रही, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक तरह की ज़ाहिर स्टेट ऑफ एंजाइटी आएगी कि यार मैं कब से सोच रहा हूँ कि मुझे इस ब्रांड की ड्रेस चाहिए लेकिन वो मैं हासिल नहीं कर पा रहा। तो वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को यूज़ करेगा, यानी वो उस ब्रांड से कम पैसों वाले ब्रांड को जो है उसके कपड़ों को ख़रीद कर खुद को सेटिस्फाई करेगा, अपनी ईट की डिज़ायर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि वो ऑल्टरनेट वेज को यूज़ करते हुए अपनी ईट की डिज़ायर को ग्रेटिफाई कर सकता है। लास्ट हमारा जो पर्सनालिटी का कंपोनेंट है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो भी ईट से ही ड्राइव्ड होता है। जब बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तब उसके अंदर पर्सनालिटी के तीनों कंपोनेंट्स डेवलप हो चुके होते हैं। अब सुपर ईगो पर्सनालिटी का वो कंपोनेंट है जो कि मॉरली और इथिकली बेस्ड होता है। ठीक है, इंसान को सही और गलत की पहचान करवाता है और उसकी मतलब एक ख्वाहिश होती है कि वो इंडिविजुअल को एक परफेक्ट सिविलाइज्ड पर्सन बनाए, जिसकी वजह से सुपर ईगो ही चाहता है कि इंडिविजुअल की जितनी भी सोशली अनएक्सेप्टेबल विशेस, डिज़ायर्स या इमोरलिटी उसके अंदर मौजूद है वो ख़त्म हो जाए, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में दब जाए, वो उसको बाहर ना निकाले, क्योंकि इसकी विश यही है कि वो इंसान को एक सिविलाइज्ड और परफेक्ट पर्सन बनाना चाहता है।
साथ साथ उस इंसान के अंदर सही और गलत की जो जजमेंट है वो पैदा करता है कि व्हाट्स अ रॉन्ग, व्हाट्स अ राइट। ठीक है, ये जजमेंट भी इंसान के अंदर पैदा करता है। ये सुपर ईगो, ये सारी चीज़ें बेसिकली इंसान कहाँ से लर्न करता है? अपनी सोसाइटी से, अपने स्कूल से, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, ये 3 बेसिक वो इन्वायरमेंट है जहाँ से वो ये सारी चीज़ें लर्न करता है और उसके अंदर ये सब चीज़ें फिर पैदा हो जाती हैं। सही और गलत की पहचान पैदा हो जाती है और वो मॉरलिटी को कंसीडर करना शुरू हो जाता है। अब अगर इंसान के अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी इट का डिज़ायर पैदा होता है तो वहाँ सुपर ईगो उसको चुप करवा देता है कि नहीं, ये बिल्कुल इमोरल बात की है, ये विश नहीं पूरी हो सकती, इसको अपने अंदर दबा के रखो बिकॉज इट इज़ सोशली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे वो इट की बिल्कुल नहीं सुनता और सुपर ईगो बहुत ही मॉरली और इथिकली बेस्ड होता है। इसीलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली कि अगरचे पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो फिर क्या होगा। कॉन्फ्लिक्ट माने लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए तो क्या होगा। अब फ्रॉइड के मुताबिक एक हेल्दी पर्सनालिटी का ताल्लुक किससे है? एक हेल्दी पर्सनालिटी तभी डेवलप हो सकती है जब इड, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान में बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। अगर इन तीनों कंपोनेंट्स के दरमियान में बैलेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एक अनहेल्दी साइकोपैथोलॉजिकल पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम इड और सुपर ईगो को देखें तो ये 2 ऑपोजिट पर्सनालिटी के कंपोनेंट है, जिसमें इड चाहता है कि उसकी नीड्स की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो विदाउट एनी रियलिटी कंसिड्रेशन, मॉरल कंसिड्रेशन, जबकि सुपर ईगो नीड्स को फुलफिल करता है मॉरल कंसिड्रेशन को देखते हुए। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऐसे पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स हैं जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हमेशा मौजूद होता है। तो इड और सुपर ईगो के इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कौन करेगा? रिजॉल्व करने के लिए बीच में आता है हमारा पर्सनालिटी का एक कंपोनेंट जिसे ईगो कहा जाता है। ईगो क्या करता है? इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस करके रखता है, इन दोनों को कंट्रोल करके रखता है। अब यहाँ पे फ्रॉइड ने एक टर्म यूज़ किया था ईगो स्ट्रेंथ, यानी ईगो के अंदर जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी कि वो इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस मेंटेन रख सके, उतना ही जो है चांसेस है इंसान के अंदर हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होने के। ठीक है, यानी कि एक पर्सन के अंदर अगर ईगो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, गुड है, तो एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर एक पर्सन के अंदर ईगो स्ट्रेंथ बिल्कुल पुअर है तो वो बैलेंस इन दोनों के दरमियान रखने में नाकाम रहेगी। इड और सुपर ईगो के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इंडिविजुअल इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकता है। ठीक है, और समटाइम्स यही चीज़ें इंसान को एंजाइटी और फिर एंजाइटी से एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जाती हैं, यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और डिसरप्टिव किस्म की हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द personality components and the conflict between the personality components. Hope you all understand it well. Thank you so much.